नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम उन जीके के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हैं जो आपसे उत्तराखंड में पहले भी पूछे जा चुके हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये हमारा इस सीरीज का 10वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। जो हमारी टॉप जीके वाली सीरीज है उसमें हम जो उत्तराखंड के बाहर के अलग अलग एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये सभी क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे गए हैं। धर्मत का जो युद्ध होता है ये आपके 1658 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं मुगल में जब शाहजहां का शासन चल रहा था, शाहजहां के बाद औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक है, कोई एक लड़ाई नहीं होती, 2 से 3 लड़ाइयां औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होती है। तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होते हैं आपके 1658 से, और इसके तहत जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो था धर्मत का युद्ध। ठीक है, यह लड़ाई भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। इसके बाद एक और युद्ध हुआ 1658 में उत्तराधिकार के युद्ध के तहत, यह था सामूगढ़ का युद्ध। यह भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में भी दारा शिकोह पराजित हुआ। और फिर जो अंतिम युद्ध होता है इन दोनों के बीच वो था देवराय का युद्ध। यह देवराय का जो युद्ध था ये 1659 में हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में भी दारा शिकोह पराजित हुआ और इसी युद्ध के बाद दारा शिकोह को मृत्यु दंड दिया गया। तो उत्तराधिकार के तहत कौन कौन से युद्ध हुए? पहला था धर्मत का युद्ध, दूसरा था सामूगढ़ का युद्ध और तीसरा देवराय का युद्ध। शुरुआत के 2 1658 में लड़े गए, ये वाला 1659 में लड़ा गया। तो इसे भी आपने याद करना है, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। दारा शिकोह की अगर हम बात करते हैं, दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। दारा शिकोह को शाहजहां के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है लेनपूल। लेनपूल ने दारा शिकोह को लघु अकबर की उपाधि भी दी थी। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, इनमें से किस व्यक्ति ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, वेदों का संकलन, ये सारे कार्य किसने करवाए थे? दारा शिकोह ने करवाए थे। तो एक क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चंस को हमने यहां पे कवर करने का प्रयास किया। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, मुगल काल में कृषकों को दिया जाने वाला कृषि ऋण क्या कहा जाता था उसको? तो देखिए, मुगल काल में किसानों को जो कृषि ऋण दिया जाता था इसको ताकावी ऋण बोला जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छी फसल के लिए, कृषि में सुधार के लिए, कृषि बीजों के लिए, कृषि उपकरणों के लिए जो लोन दिया जाता था, यानी कि मेन अगर हम देखें कृषि के लिए, तो उस लोन को बोला जाता था ताकावी ऋण। आमतौर पर जो ये लोन होता था या तो ये ब्याज मुक्त होता था, या अगर इस पर ब्याज लगेगा भी तो बहुत कम मात्रा में लगता था। तो ये क्वेश्चन अलग अलग पेपरों में भी आया है, उत्तराखंड में तो आया है, लेकिन अलग पेपरों में इस तरीके से आया है कि कृषि सुधार के लिए कौन सा लोन दिया जाता था, कम ब्याज पर कृषि के लिए कौन सा लोन दिया जाता था, या फिर ताकावी ऋण किस से संबंधित है। तो सारा आंसर क्या हो जाएगा? कृषि से संबंधित है। ठीक है, अगर हम इस लोन की शुरुआत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में इस लोन की शुरुआत होती है। मुगल काल में भी इसे दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत में इसकी शुरुआत कौन करता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसानों के लिए एक जो अलग कृषि विभाग बनाया गया था कृषि के लिए, दीवान एक कोही, उसकी स्थापना करता है मोहम्मद बिन तुगलक, और उसी के तहत वो इस लोन की भी शुरुआत करता है। तो ताकावी लोन किससे रिलेटेड था? कृषि से रिलेटेड। किसने शुरुआत करी है? मोहम्मद बिन तुगलक ने करी है। मोहम्मद बिन तुगलक को पहला सुल्तान माना जाता है दिल्ली सल्तनत का जिसने किसानों को लोन देना शुरू किया था। इसे आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने भी पूछा और यूकेएसएससी भी इसको अपने पेपर में पूछ चुका है। पाकिस्तान शब्द की अगर हम बात करते हैं, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का यहां पर रचना करी, या कह सकते हैं उसका इस्तेमाल किया।
अगर बात की जाए मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में इस नाम को स्वीकार किया, तो मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है 1940 में, जब वो इसे स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि इसका समर्थन कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अगर आधार पर पूछेगा कब पाकिस्तान शब्द आया, तब आप बताएंगे 1940 लाहौर अधिवेशन। सबसे पहले इसकी रचना किसने करी, सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया। ठीक है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था। तो देखिए, इतना डिटेल क्वेश्चन भी आपसे उत्तराखंड में पूछा गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारतीय सिविल सेवा की, जो ब्रिटिश काल में होती थी, सबसे पहले इस सेवा को पास करने वाला, जो ये परीक्षा होती थी सिविल परीक्षा, इसे पास करने वाले भारतीय कौन थे। एक तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले भारतीय जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, एक आपको ये बात याद करनी है। दूसरे भारतीय कौन थे, पहले तो कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, दूसरे भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो सिविल सेवा से बर्खास्त किए जाने वाले पहले भारतीय भी कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने इस परीक्षा को 2 बार पास किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। पहली बार इन्होंने 1869 में पास किया, लेकिन उम्र से रिलेटेड कुछ इनका विवाद हुआ, इनको कैंसिल कर दिया गया, उस समय इनको बाहर कर दिया गया। दूसरी बार इन्होंने 1871 में इस भर्ती को पास किया, इस परीक्षा को पास किया, लेकिन 1874 में इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पास किसने किया, सत्येंद्र नाथ टैगोर। दूसरे व्यक्ति कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहले व्यक्ति जिनको बर्खास्त किया गया वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लेकर के आपसे 2-3 बातें और आती हैं। दूसरी बात जो आपको याद करनी है, ये वाला क्वेश्चन तो याद करना ही है। 74 में इनको बाहर किया गया था, बर्खास्त किया गया, 71 में ये भर्ती हुए थे। ठीक है, इन्हीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन भी चलाया गया था। क्वेश्चन बनता है, भारत में सिविल सर्विसेज आंदोलन किसने चलाया, इन्होंने चलाया। ठीक है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे, राजनीतिक सुधारों के लिए, तो वो भी पहले व्यक्ति भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को माना जाता है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी, जिसको कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी माना जाता है, जिसके बारे में भी हमने कई बार बात करी है। तो इसे भी आपने याद करना है। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, कई सारे क्वेश्चन इनको लेकर आपसे पूछे जाते हैं। तो सबको एक जगह पर नोट करते हुए चलें, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन करके एक हेडिंग बना दें, और इन सभी क्वेश्चंस को 1 लाइनर के तौर पर और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लिखते हुए चलें। आपका पूरा क्वेश्चन बैंक यहां पे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा भारत का एक भाग है। तो देखिए, यहां पर आपको 4 यहां पर नाम दिए गए हैं द्वीपों के, इनमें से कौन भारत का हिस्सा है, यह है आपका मिनिकॉय द्वीप। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मॉरिशस देखिए, ये अलग ही देश हो गया। माफिया द्वीप की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तंजानिया देश में पड़ता है। माल्टा की बात करें, ये भी अलग देश है, आपके यूरोप में पड़ता है। तो कौन बचा, मिनिकॉय द्वीप यहां पर बचा। ये लक्षद्वीप के नजदीक है, लक्षद्वीप का पार्ट इसे माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है। तो आपको याद करना है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, इसे उसी में शामिल माना जाता है, लेकिन दोनों को अलग कौन सा चैनल करता है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, एक और चैनल है 8 डिग्री चैनल, यह भी मिनिकॉय द्वीप से संबंधित है। यह मालदीव जो अलग देश है और यह मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों को अलग करता है। तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है, यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं। तो यह कहा जाता है चार्ल्स मेटाकैफ को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मेटाकैफ भारत का गवर्नर जनरल बना था 1835 में। 1 साल तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा, और इसी दौरान इसने प्रेस पे लगे हुए प्रतिबंधों को हटा दिया, जो किसने लगाए थे, वेलेज़ली ने लगाए थे। क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाए या किसने प्रयास किया। तो
तो वो किया था वेलेज़ली ने। ठीक है, हटा कौन देता है इन सारे प्रतिबंधों को? मेटाकेफ हटा देता है अपने इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान। इसीलिए चार्ल्स मेटाकेफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, इस मेटाकेफ को लेकर के आपसे एक क्वेश्चन और बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1809 का समय था, भारत का जो गवर्नर था उस समय वो था मिंटो। मिंटो के काल में रणजीत सिंह के साथ एक संधि होती है, अमृतसर की संधि। कब होती है? 1809 में। तो सिखों की तरफ से या जो रणजीत सिंह थे उनकी तरफ से तो रणजीत सिंह आए थे संधि के लिए। अंग्रेजों की तरफ से मिंटो ने किसे भेजा था? तो मिंटो ने मेटाकेफ को ही भेजा था। क्वेश्चन बनता है 1809 की अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई? तो आप बताते हैं अंग्रेज और रणजीत सिंह। लेकिन अगर नाम लेके पूछेगा कौन कौन व्यक्ति थे, तो मेटाकेफ और रणजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू आजादी से पहले 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब कब रहे थे? एक बार रहे 1929 में, एक बार 1936 और एक बार 1937। तो पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? सीधा बताएंगे 1929 में। 1929 का जो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता करते हैं नेहरू और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, दूसरी बार 1936 में बनते हैं लखनऊ अधिवेशन और तीसरी बार 1937 फैजपुर अधिवेशन। तो पहली बार पूछा गया था 1929, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की यहां पर बात हो रही है कि स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए LIC इसकी स्थापना होती है 1956 में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डेट सहित आपसे LIC की स्थापना पूछी जाती है। LIC की स्थापना होती है 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, LIC का हेडक्वार्टर कहां है? LIC का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। इसे आपने याद करना, यह डेट सहित आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई थी? तो देखिए भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी ये आई अप्रैल 1948 में। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 6 अप्रैल 1948 को भारत की पहली औद्योगिक नीति आती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस नीति की घोषणा किसने करी थी? कौन इसे लेकर आया था? तो जो उस समय भारत के उद्योग मंत्री थे, कौन थे उस समय उद्योग मंत्री? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय भारत के उद्योग मंत्री थे। उन्हीं के द्वारा यह नीति लाई गई थी। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया और इसी प्रकार डेट सहित आपसे पेपर में पूछा गया। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है इसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 में की जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सन 2000 में एक समिति बनती है, समिति का नाम था रंगराजन समिति। यह क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रंगराजन समिति जो थी ये बनी आपके जनवरी सन 2000 में। ठीक है, इस समिति का गठन क्यों किया गया था? इसका गठन किया गया था भारत के अंदर जो सांख्यिकी प्रणाली है उसकी समीक्षा करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बनता है किससे संबंधित थी? सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित थी। इस रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी अगस्त 2000 को। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट में इसने बोला कि एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सरकार को बनाना चाहिए। ठीक है, और इसी समिति की सिफारिशों पर 6 साल के बाद 2006 में इसका गठन किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है कब बना, किसकी सिफारिश पर बना? तो रंगराजन समिति की सिफारिश पर बना। समिति 2000 में बनी थी, रिपोर्ट 2000 में देती है, आयोग 2006 में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो देखिए RBI के जो गवर्नर होते हैं वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। RBI के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है ये 3 साल का होता है। इसे आपने याद करना है। ठीक है, 2018 में बनाए गए थे शक्तिकांत दास, 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन 2021 में दोबारा से उनको दूसरा कार्यकाल दे दिया गया, यानी अब वो 2024 तक गवर्नर रहेंगे। तो कार्यकाल कितनी अवधि का होता है RBI के गवर्नर का? आपने याद करना है 3 साल का कार्यकाल होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है?
तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अंग्रेजी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो राजभाषा से संबंधित हमारा अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक, इसी के बीच में एक आर्टिकल आता है 348 जो कहता है कोर्ट जो आपके हैं, हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इनकी जो लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? अंग्रेजी होगी। इसे आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? देखिए जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था यह बना आपके 2005 में। पहले दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना। पहले वाले के जो अध्यक्ष थे, शुरुआत में मोरारजी देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई कैबिनेट मंत्री बन गए। उनकी जगह पर इस आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जो ये पहला प्रशासनिक आयोग था, इसके अध्यक्ष बने थे के हनुमंतैया, इसके अध्यक्ष बने थे। तो शुरुआत में मोरारजी देसाई, बाद में हनुमंतैया, ठीक है। यह था पहला प्रशासनिक आयोग जो कि 66 में बना। 2005 की बात करते हैं। 2005 में दूसरा प्रशासनिक आयोग बना और इसके अध्यक्ष थे वी मोइली। वीरप्पा मोइली केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनको अध्यक्ष बनाया गया था इस आयोग का। इसे आपने याद करना है। तो दोनों आयोग आपसे पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में पिछली बार 2005 पूछा गया, हो सकता है अगली बार 1966 पूछ ले। तो दोनों प्रशासनिक आयोग के बारे में हमने बात यहां पर करी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रंथ की रचना संध्याकार नंदी के द्वारा की गई है? तो ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा गया था। देखिए प्राचीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं इनको लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है, मालविका अग्निमित्र, वृहत कथा मंजरी, इसके अलावा नीति सार, मृच्छकटिकम, इनके लेखक आपसे बहुत बार पेपरों में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं संध्याकार नंदी की, संध्याकार नंदी की एक फेमस रचना है जिसका नाम है रामचरितम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ये रामचरितम है किसके ऊपर लिखी गई है? तो देखिए बंगाल के एक राजा थे जिनका नाम था रामपाल, तो इनसे संबंधित है ये कहानी, ये जो किताब है रामचरितम। तो बंगाल के इतिहास के बारे में से जानकारी मिलती है, रामपाल के बारे में जानकारी मिलती है। इसे आपने याद करना है। संध्याकार नंदी की रचना है रामचरितम, ठीक है। कथा सरित सागर की बात करें तो यह रचना बहुत बार पेपरों में आपसे पूछी गई है। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखी गई है और किस काल के बारे में जानकारी देती है? यह मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। मालविका अग्निमित्र की बात करते हैं, यह रचना है कालिदास की, इसे आपने याद करना है। और किस वंश की जानकारी देती है? मालविका अग्निमित्र शुंग वंश की हमें जानकारी देती है, ठीक है। वृहत कथा मंजरी की बात करते हैं। वृहत कथा मंजरी ये रचना किसकी है? ये रचना सेमेंद्र की है, ठीक है। तो इनका नाम आपने याद करना है। और ये हमें किस काल की जानकारी देती है? ये भी मौर्य काल की जानकारी देती है। इसके अलावा 2-3 रचनाएं और हैं जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। मुद्रा राक्षस की हमने बात करी, आप सभी जानते हैं मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। किस काल की जानकारी देती है? मौर्य काल की। एक हमने बात करी थी नीतिसार। नीतिसार किसकी रचना है? नीतिसार जो रचना है ये कामंदक की रचना है और ये हमें गुप्त काल की जानकारी देती है। एक और हमने रचना की बात करी जिसका नाम था मृच्छकटिकम। ये रचना किसकी है? मृच्छकटिकम ये शूद्रक की है और ये हमें गुप्त काल की जानकारी देती है। इनको आपने याद करना है। पृथ्वीराज रासो भी पूछी जाती है, वो चंद्रबरदाई की रचना है। तो ये कुछ प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ रचनाएं जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एका ब्राह्मण की उपाधि धारण करी थी? तो देखिए स्वयं एका ब्राह्मण यानी कि एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि धारण करने वाला शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। किस वंश से संबंधित है? तो देखिए सातकर्णी की अगर हम बात करते हैं, ये सातवाहन राजवंश के शासक थे, ठीक है। सातवाहन का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को और इन्होंने ही इस उपाधि को धारण किया था। सातवाहन राजवंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक का नाम कई बार हम देख चुके हैं, शिमुक इस वंश का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे उत्तराखंड में। वैदिक काल में जो बलि शब्द था इसका अर्थ होता था प्रजा के द्वारा शासक को दी गई भेंट, इसे बलि बोला जाता था।
शुरुआत में देखिए जब हमने इतिहास के बारे में बात करी, वैदिक काल के बारे में बात करी, हमने एक बलि के बारे में बात करी थी कि जनता के द्वारा राजा को जो दिया जाता था टैक्स, उसको क्या बोला जाता था? बलि बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में यह स्वैच्छिक होता था, यानी जिसको देना है वो दे सकता था, इसलिए भेंट भी इसे बोला जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसे अनिवार्य कर दिया गया था। तो राजा के द्वारा लिया जाने वाला कर वैदिक काल में क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। शुरुआत में स्वैच्छिक था, बाद में अनिवार्य हुआ। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, दो तरीके से बनता है। पहला, बलि शब्द का अर्थ क्या था वैदिक काल में? दूसरा, राजा को दिया जाने वाला जो टैक्स था उसको क्या कहते हैं, या राजा द्वारा लिया जाने वाला जो टैक्स था उसको क्या कहते हैं? वैदिक काल में बलि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे? तो देखिए, चौखंबा सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, यह सिद्धांत दिया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। राम मनोहर लोहिया ने बोला कि समाज में 4 परतें पाई जाती हैं। अगर समाज को संरचना करनी हो, समाज की 4 लेवल में आप उसका संचालन करें, 4 लेवल में आप उनको संगठित करें, और अगर इसके रूप में आप शासन करते हैं तो बहुत अच्छा शासन स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो राज्य बनता है 4 स्तंभों से मिलकर बना होता है। जो पूरा राज्य होता है, एक राज्य यानी कि देश, कौन कौन से 4 स्तंभ उन्होंने माने? उन्होंने बोला सबसे होता है गांव, मंडल, प्रांत और फिर आता है राष्ट्र। ये 4 स्तंभ होते हैं आपके पूरे राज्य के। तो इसको आपने याद करना है। चौखंबा सिद्धांत किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। तो इस तरह प्रशासन के 4 अंग उन्होंने यहां पर बताए थे, ग्राम, मंडल, प्रांत और राष्ट्र। इसको आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित महासागरों में कौन सबसे गहरा है? तो देखिए, हम पढ़ते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो सबको पता है सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अब क्वेश्चन बनता है सबसे गहरा महासागर कौन है? तो सबसे गहरा महासागर भी कौन है? प्रशांत महासागर। जो पैसिफिक ओशियन है ये दुनिया का सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा महासागर भी यही है। जो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है, गहरतम बिंदु है, मरियाना ट्रेंच जिसको बोला जाता है, वो भी इसी महासागर में स्थित है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सेवा कर कब लगाया गया था? यानी सेवा कर की बात करें, सर्विस टैक्स की यहां पर बात हो रही है। भारत में सबसे पहले सर्विस टैक्स लगाया गया था 1994-95 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, किस समिति की सिफारिश पर इस टैक्स को लगाया गया था? तो एक समिति आपने कई बार किताब में पढ़ी होगी, चैलिया समिति। ठीक है, तो चैलिया समिति की सिफारिश पर सर्विस टैक्स भारत में लगाया गया पहली बार 1994-95 में। इसको भी आपने याद करना है, हाल ही के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम पड़ाव है, यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आ गया। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम पड़ाव है, ये स्टेटमेंट लेनिन का है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आपने याद करना है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। जल्द ही आपकी कुछ ही दिनों में, अगले 2 से 3 दिन में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की मास्टर वीडियो आ जाएगी, जिसमें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन हैं उनको यहां पे कवर किया। 20 क्वेश्चंस को यहां पर देखा, 10 पार्ट हम इसके कवर कर चुके हैं, यानी 200 क्वेश्चन आपके यहां पे कवर हो चुके। और टॉप जीके एमसीक्यूज में, जिसमें हम जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं आपके पिछले वर्ष के ऑल एग्जामों में, उसके भी हम 10 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो उसमें भी हम लगभग 400 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। इन 600 जीके के क्वेश्चंस को हमने अतिरिक्त तथ्यों से कवर किया है। अगर आप देखेंगे तो 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हम इनमें पूरी डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।